हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टैली प्राइम के सेशन में। जैसा कि हम लोग पेरोल का सेशन कर रहे हैं और पिछले दो सेशन में हमने पेरोल्स की डिफिनीशंस, पेरोल टैली प्राइम में हमें कैसे एक्टिवेट करना है, पेरोल से रिलेटेड कुछ जो लिस्ट्स थे वो कैसे क्रिएट करना है, ये सब कुछ हमने पिछले सेशंस में सीखा था, जाना था। आज का जो सेशन है वो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं पे हेड क्रिएशंस के बारे में। टैली प्राइम में पेरोल से रिलेटेड जितने सारे पे हेड्स होते हैं, चाहे वो अर्निंग हेड हो या डिडक्शन के हेड हो या कंट्रीब्यूशन के हेड हो, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों के बिहाफ में हमें कौन कौन से हेड क्रिएट करने होते हैं, आज हमें यही सीखना है। ये जो हेड होते हैं ना, वो जस्ट लाइक लेजर होते हैं। जैसे आप लोग अकाउंटिंग या अकाउंटिंग करते वक्त आप लोग लेजर क्रिएट करते थे, उसके लिए सही उसका अकाउंट्स ग्रुप सेलेक्ट करते थे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए आपने स्टॉक आइटम्स क्रिएट करना सीखा था, जिसके लिए सही स्टॉक ग्रुप का सिलेक्शन होता था। वैसे ही पेरोल में पे हेड्स क्रिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और पेरोल पे हेड क्रिएट करते वक्त आपको उसके सही जो पे हेड्स का सही ग्रुप सिलेक्शन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आज के सेशन में हम लोग जो है वो पे हेड क्रिएशन और उसके सही जो अकाउंट्स ग्रुप होंगे उसे सिलेक्शन करना सीखने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले सेशन में बताया था कि पे हेड्स हमें क्या क्या करना है, तो एम्प्लॉय के बिहाफ में हमें पेरोल के लिए ये अर्निंग के हेड्स बनाने होते हैं, जैसे बेसिक, डीए, एचआरए, ओवर टाइम, इंसेंटिव, बोनस, टीए, ट्रेवलिंग अलाउंस। इसके अलावा और भी हेड हो सकते हैं। अगर आप जिस भी एम्प्लॉयर के यहाँ वर्क कर रहे हो पेरोल के लिए, अगर वो एम्प्लॉयर इन सब के अलावे भी कुछ अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है इनकम के रूप में, तो वो पे हेड्स, अर्निंग हेड्स में आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ डिडक्शन हेड क्रिएट करेंगे, जो कि ये एम्प्लॉय के सैलरी से डिडक्ट किया जाएगा, एम्प्लॉय की वजह से, जैसे पीएफ डिडक्शन, ईएसआई डिडक्शन। देन उसके बाद हम लोग कंट्रीब्यूशन हेड क्रिएट करेंगे। ये एम्प्लॉयर के बिहाफ में होगा कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूट करेगा। तो एम्प्लॉयर का काम होता है एम्प्लॉय के पीएफ में जो पीएफ डिडक्शन होता है उसमें अपना पीएफ कंट्रीब्यूशन करना। अब ये पीएफ जो कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर की तरफ से, वो डायरेक्ट पीएफ कंट्रीब्यूशन एक पार्ट में नहीं होता, वो दो पार्ट में हो जाता है, एक ईपीएफ और एक ईपीएस। ठीक है, इसमें मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो होता है 12% का, इसमें मैंने बताया था कि 8.33% जो है वो ईपीएस के लिए होता है और 3.67% जो है ईपीएफ के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद जो ईएसआई का डिडक्शन होता है एम्प्लॉय का, उसमें ईएसआई का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर के द्वारा भी होता है। तो ये सारे हेड्स हम कैसे क्रिएट करेंगे, उनके लिए सही जो ग्रुप है उसका टाइप कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये सब कुछ आज के सेशन में हमें सीखना है। ठीक है, तो चलते हैं टैली स्क्रीन पे, गेटवे टैली पे। जैसा कि हमने एक कंपनी बना रखा है पेरोल डेमो नाम से, उस कंपनी में हम लोग ऑलरेडी पहले से हेड क्रिएट कर बहुत सारे पेरोल मास्टर्स क्रिएट कर चुके हैं। जैसे मैं आप लोगों को अल्टर करके दिखा दूं, अल्टर करके मैंने एम्प्लॉय कैटेगरी बना रखा है हेड ऑफिस के नाम से, कुछ एम्प्लॉय ग्रुप बनाए हमने अकाउंट्स, एडमिन, एचआर, आईटी, सेल्स एंड मार्केटिंग नाम से। उसके बाद हमने अभी एम्प्लॉय नहीं बनाया है, हमने यूनिट्स बना रखा है, आवर्स ऑफ 60 मिनट्स। ये दो जो यूनिट्स है सिंपल है, और ये कंपाउंड यूनिट्स हमने बनाया है। उसके बाद मैंने अटेंडेंस टाइप आप लोग को बनाना सिखाया था, ये सारे अटेंडेंस टाइप हमने बनाया है। उसके बाद अब देखो, जैसे ही अटेंडेंस टाइप हमने बनाया है, उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि एक डिफाइन सैलरी का ऑप्शन आता है, अल्टर ऑप्शन में ये ऑप्शन आना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अब हम आगे सैलरी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम लोग आगे के सेशन में सीखेंगे। फिलहाल अभी हमें पे हेड्स पे बात करना है। तो पे हेड्स क्रिएशन में अभी तक हमने कोई भी क्रिएशन नहीं किया है, तो चलिए चलते स्टार्ट करते हैं। गेटवे टैली से क्रिएट ऑप्शन में पेरोल मास्टर में हम लोग चलेंगे पे हेड, पे हेड्स। सबसे पहला जो पे हेड होता है अर्निंग हेड में, वो हम लोग बनाएंगे बेसिक। इसे आप बेसिक या बेसिक वेजेस भी लिख सकते हैं। एंटर करेंगे एलियास, जैसा कि आपको पता है निक नेम होता है, ये आप मेंशन कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, नहीं करना सही, क्योंकि दोनों नाम आपको डिस्प्ले होंगे लिस्ट में। अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप पे हेड क्रिएट कर रहे हो, चाहे वो अर्निंग का हो, डिडक्शन का हो या कंट्रीब्यूशन का हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है पे हेड टाइप। जैसे लेजर क्रिएशन करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है उसका अकाउंट ग्रुप सिलेक्शन,
स्टॉक आइटम क्रिएट करते वक्त उसका सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक ग्रुप का सिलेक्शन। ठीक उसी तरीके से जब हम पे हेड्स क्रिएट करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पे हेड टाइप का सिलेक्शन करना। अब देखो यहाँ पे पे हेड टाइप में आपको लिस्ट ऑफ पे हेड्स टाइप है, मतलब एक नहीं है, बहुत सारे हैं। शुरुआत करें ऊपर से, तो सबसे पहले है नॉट एप्लीकेबल। ये नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन हम लोग तब सेलेक्ट करते हैं पे हेड के लिए जब हमें उन्हें पे हेड ना बना करके उन्हें एज अ लेजर ट्रीट करना हो। मतलब पेरोल में ही हमने क्रिएट करना है पेरोल मास्टर में, लेकिन उसे हमें पे हेड नहीं बनाना, उसे हमें एज अ लेजर क्रिएट करके रखना है। तो फिर हम लोग यहां से सेलेक्ट करते हैं नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन पे हेड टाइप में। ओके, उसके बाद अगर हमने बोनस के लिए कोई हेड बना रहे हैं कि हमें एम्प्लॉय को बोनस देना है, तो उसके लिए बोनस ऑप्शन है। ठीक है, बोनस या इंसेंटिव के लिए आप दे सकते हो। उसके अलावा यह है डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज। अगर आप एम्प्लॉय से किसी चीज का डिडक्शन करने वाले, जैसे पीएफ का डिडक्शन, ईएसआई का डिडक्शन, तो उसके लिए पे हेड टाइप क्या होगा, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। आगे है अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज, मतलब ये ऑप्शन है कि एम्प्लॉइज क्या क्या अर्न कर रहा है, किस किस टर्म में अर्न करना है, किस किस हेड के थ्रू अर्निंग हो रहा है एम्प्लॉय को। तो हमारा जो बेसिक है वो क्या है, एम्प्लॉय का अर्निंग है। इसके अलावा डीए, एचआरए, टीए, कन्वेंशन अलायंस, इंसेंटिव, बोनस, ये सब क्या है, इंसेंटिव, ये सब चीजें क्या है, एम्प्लॉय के अर्निंग का हेड है। तो हम लोग यहाँ पे इस बेसिक के लिए भी क्या लेंगे, अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज। ओके, आगे बढ़ते हैं, अभी हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, आगे बताते हैं। ये है एम्प्लॉइज स्टैट्यूटरी डिडक्शन। ठीक है, अगर एम्प्लॉइज से किसी तरह का कोई टैक्स वगैरह का डिडक्शन होगा, उसके लिए जब हम पे हेड बनाएंगे तो यहां से हम सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉइज स्टैट्यूटरी डिडक्शन ऑप्शन, जब उनका टैक्स वगैरह का डिडक्शन करना होगा किससे, एम्प्लॉय से। ओके, उसके बाद अगर कोई एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉयर का कुछ चार्ज, जैसे पीएफ कंट्रीब्यूशन करते वक्त ईपीएफ, ईपीएस कंट्रीब्यूशन के साथ साथ उन्हें कुछ एडमिन चार्जेस भी कंट्रीब्यूट करना होता है, तो उस तरह के कोई चार्जेस अगर एम्प्लॉय का कट रहा है, एम्प्लॉयर का सॉरी, एम्प्लॉयर का अगर डिडक्ट हो रहा है, तो उस तरह का अगर हेड बनाएंगे हम, तो उसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉयर्स अदर चार्जेस ऑप्शन। उसके बाद है एम्प्लॉयर्स स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन। अब एम्प्लॉयर के तरफ से जो एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन किया जाएगा, ईएसआई, पीएफ, इन सब के लिए, तो उनका हेड हम लोग एम्प्लॉयर्स स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन ऑप्शन के अंदर सेलेक्ट करेंगे। पे हेड में ग्रेचुइटी होता है, ग्रेचुइटी होता है जो सैलरी और वेजेस में से, मतलब ये एक तरह का समझो ना, एक स्पेशल अमाउंट बोनस टाइप का होता है जो आपके सैलरी के साथ धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा लोन्स एंड एडवांस है। यहाँ पे सपोज करो कुछ ऐसा पे हेड है जिसमें एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर कुछ एडवांस में पैसा देता है, तो उसके लिए ये सेलेक्ट करेंगे लोन एंड एडवांस हेड। उसके बाद रीइंबर्समेंट टू एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज कभी कभार ऐसा होता है ना कि उनको जो है जैसे मार्केटिंग से रिलेटेड एम्प्लॉय होते हैं, उनको उनके घूमने फिरने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, खाने पीने के लिए उनको एक अलग से बिल दिया जाता है, लेकिन वो उनके सैलरी के साथ ही उनको जोड़ के मिलता है। तब तक उनको बोला जाता है कि आप जो भी खर्च करेंगे उसके लिए अपना उसका बिल तैयार करके रखेंगे, इनवॉइस जो भी होगा, वाउचर जो भी होगा, वो साथ में रखेंगे। और आप जब सैलरी जब आपका बनेगा तो वो सारा बिल आप जब अकाउंटेंट को दोगे, एम्प्लॉयर के अकाउंटेंट को, तो उसके बदले में आपको जो टोटल करके वो बिल मिलेगा। तो उस तरह का जो उसको बोलते हैं रीइंबर्समेंट करना बिल का, मतलब आपके जितने सारे बिल अमाउंट है उसको आपको पे किया जाना। तो उस तरह के कुछ ऐसे हेड बनेंगे, तो उसके लिए रीइंबर्समेंट टू एम्प्लॉइज के अंडर आएंगे। उसके बाद टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन प्रिक्विजाइट्स होता है, मतलब एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉयर कोई ऐसा टैक्स पे करता है अपने एम्प्लॉय के बिहाफ में, उस कंडीशन में ये हम लोग पे हेड लेते हैं। तो ये अलग अलग पे हेड्स हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग जो हेड क्रिएट कर रहे हैं वो सारे अर्निंग हेड होने वाले हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से लिस्ट में क्या सेलेक्ट करेंगे, अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज। उसके बाद यहाँ पे आता है नेक्स्ट इनकम टाइप। इनकम टाइप में क्या होता है ना कि ये दो तरह के इनकम टाइप ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, एक फिक्स्ड और दूसरा वेरिएबल। फिक्स्ड का मतलब आपको पता है, फिक्स्ड हो जाना, वेरिएबल मतलब वेरी करना। तो हम जो सैलरी होता है का जो बेसिक होता है, बेसिक वेजेस, वो फिक्स्ड होता है, वो वेरी नहीं करता, इसलिए यहां से हम लोग फिक्स्ड ऑप्शन लेंगे। कुछ ऐसे हेड होंगे जिनमें वो वेरी कर सकता है, इस मंथ कुछ और हो, अगले मंथ कुछ और हो, तो हम यहाँ पे जो है वो वेरिएबल ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ फिलहाल बेसिक वेजेज है, तो इसलिए हम फिक्स्ड एसेट लेंगे।
उसके बाद यहाँ पे हमें अंडर ग्रुप सेलेक्ट करना है, ठीक है। अकाउंट्स ग्रुप का ही ये ग्रुप है। ये ग्रुप जो हमें सेलेक्ट करना है ना, वो एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयर के बिहाफ में करना है। तो ये जो बेसिक, ये तो एम्प्लॉय के लिए अर्निंग है, लेकिन एम्प्लॉयर के लिए क्या है, उसका एक्सपेंस है। वो भी कैसा एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहां से हम सेलेक्ट करेंगे क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, उसके बाद कह रहा है कि ये जो बेसिक का जो अमाउंट पेड होगा, जब हम पूरा सैलरी स्लिप बनेगा, सैलरी स्टेटमेंट तैयार होगा, तो क्या उसमें ये बेसिक सैलरी को अफेक्ट करेगा, बेसिक का वैल्यू? बिल्कुल, बेसिक का वैल्यू तो सैलरी के साथ ऐड होकर नेट सैलरी इफेक्ट करेगा। तो ये यस रहेगा, नेट सैलरी इफेक्ट। उसके बाद एंटर करेंगे। अब नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप, जो पे स्लिप पे स्टेटमेंट बनेगा उसमें आप क्या नाम डिस्प्ले करना चाहते हैं, इसका बेसिक ही रखना चाहते हैं तो ये एज इट इज छोड़ देंगे। अगर आप इसमें रखना चाहते हैं बेसिक वेजेज या मंथली वेजेज, ऐसा कुछ नाम दूसरा डिस्प्ले करना चाहते हो, तो आप यहां से इसका नाम चेंज कर सकते हैं। ये सिर्फ ये जो नाम होगा यहाँ जो आप टाइप करोगे, ये सिर्फ और सिर्फ पे स्लिप पे स्टेटमेंट पे ही नजर आएगा, ठीक है। तो मैंने फिलहाल यही रखना है, तो छोड़ देते हैं। उसके बाद यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुइटी, ये ऑप्शन पूछता है कि ग्रेचुइटी के लिए इसका कैलकुलेशन करना है आगे, ठीक है। ग्रेचुइटी के लिए मतलब आपका जो नेट सैलरी है, वो आप जो बेसिक है उसके हिसाब से आपको ग्रेचुइटी होता है कि आपको जो आपके टोटल काम के हिसाब से अलग से एक तरह का, जैसे आपने पूरा वर्किंग किया मंथली, ईयर बाय ईयर, और उसके बाद आपको उस काम के बदले में एम्प्लॉयर के तरफ से आपके बेसिक वेजेस के हिसाब से, एक तरह से कहते हैं ना कि वो स्पेशल बोनस टाइप का, वो ऐसा कुछ होता है ये ग्रेचुइटी, ठीक है। तो ये आपके नेट सैलरी को अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये आपको वहां पे चूज करना होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे सैलरी का जो अर्निंग हेड में जो बेसिक होता है ना, उसमें हम लोग ये ग्रेचुइटी के लिए इसको इफेक्ट यस कर लेते हैं, ठीक है। ग्रेचुइटी के लिए इसको यस करते हैं क्योंकि बेसिक के हिसाब से ही ग्रेचुइटी मिलता है, ठीक है। उसके बाद सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल, ये अभी फिलहाल हम नो रखेंगे। ये आपको यस तब करना है जब आप सैलरी पे टीडीएस का डिडक्शन करेंगे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से, तब इसको यस करना है, अदरवाइज इसे नो रखना है। उसके बाद आता है लास्ट कैलकुलेशन टाइप। कैलकुलेशन टाइप में भी बहुत सारे टाइप हैं कैलकुलेशन करने के, मतलब इसका जो बेसिक कैलकुलेशन होगा वो किस हिसाब से होगा, किस तरीके से होगा। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे एज कंप्यूटेड वैल्यू। एज कंप्यूटेड वैल्यू का मतलब होता है कि हम जो है ना वो एक कंप्यूटेशन डालेंगे, मतलब एक कैलकुलेशन डालेंगे जिसके बेसिस पे इसका बेसिक का कैलकुलेशन होगा। फिलहाल इसमें तो कोई कैलकुलेशन डालना नहीं है क्योंकि बेसिक क्या होता है, फिक्स्ड अमाउंट होता है कि आपको बेसिक 5000 का होगा या 4000 होगा या 8000 होगा, ये फिक्स होता है, इसमें कोई हमें कैलकुलेशन नहीं करना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। यूजर डिफाइंड वैल्यू मींस कि आपको यूजर अपने हिसाब से वैल्यू फिक्स करेगा, और वो अब ये अगर हमने यूजर डिफाइन लिया तो ये सैलरी डिफाइन में ये फिक्स करना होगा कि हमें कितना रुपए का बेसिक देना है। इस तरह के ऑप्शन लेने पे यूजर डिफाइन में वो हम पेरोल क्रिएट करते वक्त, पेरोल वाउचर क्रिएशन करते वक्त उसके वैल्यू में चेंजेस कर सकते हैं। तो फिलहाल ये भी ऑप्शन हमें बेसिक के लिए नहीं रखना है। आगे है फ्लैट रेट। फ्लैट रेट में क्या होता है ना कि ये आपको क्या होगा कि जब आप सैलरी इसका डिफाइन करेंगे किसी एम्प्लॉय का, तो वहां पे रेट आपको एक फिक्स करना होगा कि फ्लैट रेट ये होगा इसका, ठीक है। उसके बाद ऑन अटेंडेंस बेसिस, ऑन प्रोडक्शन बेसिस। तो प्रोडक्शन बेसिस पे हम बेसिक नहीं देते, प्रोडक्शन बेसिस पे तो ओवर टाइम बनता है, ठीक है। हम अटेंडेंस बेसिस पे बेसिक देंगे कि हमारा बेसिक फिक्स है कि 5000 है पूरे एक महीने का। अब उसमें से आप जितने दिन प्रेजेंट होंगे, आपका अटेंडेंस प्रेजेंट रहेगा, उतने दिन का आपको वो डिवाइड करके मिल जाएगा पर डे के हिसाब से। तो यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन टाइप रखेंगे बेसिक के लिए, वो ऑन अटेंडेंस रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ऑन अटेंडेंस लेंगे तो यहाँ पे पूछेगा अटेंडेंस क्या रखना है, लीव विथ पे। अटेंडेंस कैसा होगा, लीव का होगा या प्रेजेंट का होगा, कैसा अटेंडेंस रखना है। तो यहाँ पे हम लोग ऑन अटेंडेंस हमने 4 बनाया था ना अटेंडेंस टाइप। ऑन अटेंडेंस लेते ही यहाँ पे आपको 2 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, एक तो लीव का और एक प्रेजेंट का। तो मतलब हमने जो टाइप बनाया था इसका लीव का और प्रेजेंट का, जो हमने अटेंडेंस टाइप बनाया था, वो दोनों में हमने क्या लिया था, अटेंडेंस का सब टाइप, अटेंडेंस लीव विथ पे। इसलिए ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे।
तो इसमें हमने प्रेजेंट ले लेना है क्योंकि हमें प्रेजेंट के हिसाब से ये करना है। अगर हमने जो अटेंडेंस टाइप बनाए होते, जैसे हमने एब्सेंट भी बनाया हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट भी बनाया हुआ है, लीव भी बनाया हुआ है, तो अगर हमने अटेंडेंस टाइप प्रेजेंट ही ले लेते हैं, यहाँ पे एब्सेंट भी रख सकते हैं कि हमें अटेंडेंस एब्सेंट मतलब हम एब्सेंट जितना एंट्री करेंगे अटेंडेंस में मतलब उतने दिन को छोड़ के और बाकी दिन का सैलरी बनाना है। और अगर हम यहाँ प्रेजेंट सेलेक्ट करते हैं तो जितने दिन का हम अटेंडेंस वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे टैली में नंबर ऑफ डेज, उतने नंबर ऑफ डेज का ये बेसिक बन के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अटेंडेंस टाइप हम लोग लेंगे प्रेजेंट। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन पीरियड, तो हमें जो बेसिक देना होता है वो डेज के हिसाब से तो होगा नहीं, फोर्टनाइट यानी 15 दिन का नहीं होगा, वीकली नहीं होता है, ये क्या होता है मंथली होता है। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे मंथ्स ऑप्शन। उसके बाद बेसिक ऑफ कैलकुलेशन पर डे, तो पर डे का कैलकुलेशन कैसा होगा, तो एज पर कैलेंडर पीरियड, यूजर डिफाइंड और यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइम। तो यहाँ पे हम लोग जो सेलेक्ट करेंगे एज पर कैलेंडर पीरियड लेंगे, ठीक है। अगर हमें यूजर डिफाइन करना है तो उसके हिसाब से ये लेंगे। जैसे कभी कभार यूजर डिफाइन क्या होता है ना कि हम फिक्स कर देते हैं कि इतने दिन का ही हम मानेंगे, मंथली वेजेस इतने दिन का मानते हैं, तो यूजर डिफाइन। एक यूजर डिफाइन कैलेंडर है जो मैंने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था। इसके लिए आपको अपना खुद का कैलेंडर बनाना होता है, ठीक है, डिफाइन करना होता है, तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे एज पर कैलेंडर पीरियड। अगर आपको बेसिक वेजेस में कोई राउंडिंग वगैरह करना है तो राउंडिंग मेथड ले लेंगे, नहीं तो इसे नॉट एप्लीकेबल छोड़ेंगे और उसके बाद इसे आप सेव कर लेंगे। इस तरीके से ये सारे ऑप्शंस थे जो आपको चूज करने होते हैं। मैंने बेसिक पहला हेड बनाया था इसलिए सारी डिटेल्स को मैंने यहाँ बताया। अब हम लोग आगे की जो हेड्स बनाएंगे उसके लिए जो प्रॉपर सिलेक्शन होगा वो करते हुए और आगे हम लोग हेड्स क्रिएट करते जाएंगे। तो हमारा जो दूसरा हेड होगा यहाँ पे, दूसरा हेड जो है वो बनेगा, अगर डीए प्रोवाइड करती है हमारी कंपनी तो डीए यानी डियरनेस अलाउंस डीए, ठीक है। अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज, ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय ही होगा क्योंकि अर्निंग हेड है, ये भी फिक्स्ड होता है और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, अफेक्ट करेगा नेट सैलरी को। डिस्प्ले इन पे स्लिप, आप चाहते हैं कि यहाँ पे ये पूरा डियरनेस अलाउंस के नाम से जो है वो डिस्प्ले हो, तो आप इसमें यहाँ पूरा नाम डियरनेस अलाउंस दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये डियरनेस अलाउंस की जरूरत नहीं है लिखने की, डीए ही रहेगा, तो आप इसको एज इट इज ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद ये आपकी ग्रेच्युटी पे कोई इफेक्ट नहीं करता इसलिए इसको नो रखेंगे, इनकम टैक्स भी नो रहेगा। यहाँ पे जो हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ये ऑप्शन आपको लेना है, ये जो कैलकुलेशन टाइप है वो एज कंप्यूटेड वैल्यू लेंगे। एज कंप्यूटेड वैल्यू मींस मैंने बताया था ना कि हमें कैलकुलेशन कंप्यूटर को बताना है कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो जो डीए होगा वो हमें हमारे बेसिक का, सपोज करो डीए जो है वो बेसिक का हमें ना वो जो भी बेसिक वैल्यू है उसका 60% हमें डीए लेना है, ओके। तो इसको तो हमें कंप्यूट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन बैठाना पड़ेगा कि जो बेसिक अमाउंट है उसका क्या 60%। तो हम यहाँ पे एज कंप्यूटेड वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही ये सेलेक्ट करोगे तो देखो यहाँ राइट साइड में एक कंप्यूटेशन इंफॉर्मेशन का बॉक्स आ जाएगा जहां पे हम जाएंगे। यहाँ पे आपको कंप्यूट टाइप सेलेक्ट करना है, तो इसमें 4 तरह के टाइप हैं। ऑन करेंट डिडक्शन टोटल, मतलब जो भी टोटल डिडक्शन है उसके ऊपर कैलकुलेशन करना है, या ऑन करेंट अर्निंग टोटल, जितना अर्निंग हो रहा है उसके ऊपर करना है कंप्यूटेशन, या फिर ऑन करेंट सब टोटल, मतलब सारे अर्निंग का जो सब टोटल आ रहा है उसके कंप्यूटेशन करना है, या आपको कोई स्पेसिफाइड फॉर्मूला लगाना है। तो हमें ऊपर के 3 ऑप्शंस अभी नहीं लेने, हमें इसमें एक स्पेसिफाइड फॉर्मूला लगाना है कि जो भी हमारा बेसिक अमाउंट होगा उसका 60% हमें डीए चाहिए, डीए अमाउंट के रूप में निकाल लेना है। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। उसके बाद हमें यहाँ पे ऐड करना होता है पे हेड, मतलब किस पे हेड का कैलकुलेशन में यूज करना है, मतलब ऐड करो इतना अमाउंट ऐड करना। यहाँ पे ऐड के साथ साथ ना आपको बता दूं मैं कि ऐड के साथ साथ अभी देखो जैसे बेसिक हमने लिया तो देखो ऐड के साथ साथ यहाँ और भी ऑप्शंस होते हैं। जैसे पे हेड आपको किसी को डिवाइड करना है तो डिवाइड भी ले सकते हो, मल्टीप्लाई और सबट्रैक्ट पे हेड भी कर सकते हैं। डिवाइड बाय अटेंडेंस है, मल्टीप्लाई बाय अटेंडेंस, सबट्रैक्ट पे हेड्स, ये ऑप्शंस ले सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ एक ही हेड ऐड करना था तो अब हम लोग दूसरे हेड में क्या करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। ये इफेक्टिव फ्रॉम में आपको डेट देना है, तो जो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा वो डेट आप ले लीजिए यहाँ पे। उसके बाद अमाउंट अप टू, तो हमें यहाँ पे अमाउंट वगैरह नहीं पता तो हम अमाउंट अप टू का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डालेंगे, कितना अमाउंट का हमें कैलकुलेशन करना है। हमें सिर्फ इतना पता है कि जो बेसिक वैल्यू होगा
उसका कैलकुलेशन करना है। तो ये सारे ब्लैंक रखेंगे और यहाँ पे हमें कैलकुलेशन कैसा करना है, फिक्स्ड वैल्यू के हिसाब से रखना है या फिर हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्योंकि हमें बेसिक का 60% निकालना है। और अगर हमें फिक्स रखना होता है 5000, 10,000, 2000, 5000, तो हम यहाँ से परसेंटेज की जगह क्या सेलेक्ट करते हैं, वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। तो फिलहाल हम लोग परसेंटेज लेंगे और यहाँ पे 60% लेंगे। मतलब जो भी बेसिक का वैल्यू होगा, यहाँ पे हम स्पेसिफाइड फॉर्मूला क्या हुआ कि जो भी बेसिक का जो वैल्यू हम इनपुट करेंगे उसका 60% जो अमाउंट आएगा वो डीए के रूप में जो है ना वो सेव हो जाएगा। इस कैलकुलेशन का यही मतलब है। ओके, तो ये हम लोग अब सेव कर लेंगे। इसके बाद एक हेड बनाएंगे HRA। ये मान लो बेसिक का, ये भी अर्निंग हेड है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज, फिक्स्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसके बाद अफेक्ट करेगा ये भी नेट सैलरी को, HRA ही रहेगा, या हाउस रेंट अलाउंस भी लिख सकते हैं, ग्रेच्युटी में नहीं जाएगा, इनकम टैक्स नो रहेगा। और यहाँ फिर से हम लोग इसको एज कंप्यूटेड वैल्यू करेंगे, क्योंकि जो HRA होता है हाउस रेंट अलाउंस, वो बेसिक का कुछ हिस्सा मिलता है। तो बेसिक का कुछ हिस्सा मतलब कि बेसिक का सपोज 30%, 40% ऐसे करके HRA मिलता है। तो हमें इसके लिए भी क्या करना होगा, एज कंप्यूटेड वैल्यू लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेंगे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, ऐड करेंगे क्या, बेसिक। अब यहाँ पे हम दूसरा हेड और ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, तो हम फिलहाल नहीं करना, तो एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। और यहाँ पे भी अमाउंट का कोई ये नहीं है, तो इसे आगे बढ़ाएंगे, परसेंटेज, और बेसिक का कितना लेना है 40%, तो हम यहाँ पे 40 प्रेस करेंगे और इसे सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हमें बनाना है एक कॉन्वेंस का लेजर, कॉन्वेंस एक्सपेंस का पे हेड बनाना है, तो हम लोग यहाँ पे देंगे कॉन्वेंस, कॉन्वेंस। ये जो पे हेड है ये भी एम्प्लॉय का क्या है, अर्निंग है, तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज, फिक्स्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अफेक्ट करेगा ये भी नेट सैलरी को, कन्वेंसी रहना चाहिए, ये ऑप्शंस नो रहेंगे, ग्रेच्युटी और इनकम टैक्स। अब इसका कैलकुलेशन जो होगा, तो जो कन्वेंस होता है ना वो फ्लैट रेट होता है, या फिर आप यूजर डिफाइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फ्लैट रेट में क्या होगा कि जब हम सैलरी डिफाइन करेंगे तब वहां पे हमें रेट फिक्स करना होगा कि हम कितना रुपए का कन्वेंस आपको देंगे। जैसे फ्लैट रेट होता है, जैसे आप कहीं सेल्स मार्केटिंग में काम करो तो वहां बता दिया जाता है कि आपका इतना रुपए का सैलरी होगा और साथ में 2500, 2500 या 3000 या 3500 या 2000, ऐसा फिक्स्ड आपको एकदम फ्लैट है कि आपको कन्वेंस मिलेगा। अब आप 2000 में से आप चाहे 1000 एक्सपेंस करो, चाहे आप उसमें 3000 एक्सपेंस करो, बाकी जो भी होगा, कम किया तो आपका बचा, ज्यादा किया तो आपके अपने पॉकेट से पे करना होगा। तो ये फ्लैट रेट पे जाता है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या ले लेंगे, फ्लैट रेट। अब जैसे ही फ्लैट रेट ले लोगे तो इसमें कैलकुलेशन पीरियड पूछेगा, तो ये भी क्या होगा, पूरे मंथ के हिसाब से आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको लेना है मंथ्स, डेली के हिसाब से अगर आप दे रहे होंगे, अगर आपका एम्प्लॉयर डेली बेसिस पे देता है तो आप डेज ले सकते हैं, वीकली ले सकते हैं, जो भी ऑप्शंस है। ये हो गया हेड। उसके बाद इसमें मैंने आप लोगों को और भी हेड बता रखा है, जैसे बोनस का है, इंसेंटिव का है, तो ये सब भी हेड आप लोग बना सकते हैं। जैसे इंसेंटिव, अर्निंग, फिक्स्ड है ये, और ये अर्निंग जो है ये वेरिएबल हो सकता है ना, इंसेंटिव तो वेरिएबल हो सकता है, इंसेंटिव कभी मिल भी सकता है, कभी नहीं भी मिल सकता है, तो ये वेरिएबल भी रख सकते हो। इनडायरेक्ट एक्सपेंस सैलरी को अफेक्ट करेगा ये। उसके बाद इसका जो कैलकुलेशन होगा वो क्या होगा, तो ये यूजर डिफाइंड वैल्यू होगा। हाँ, यूजर डिफाइन करेगा कि उसको कितने रुपए का इंसेंटिव देना है या नहीं देना है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये पे हेड्स, अर्निंग के पे हेड्स क्रिएट कर सकते हैं। मैंने इसे सेव कर लिया। उसके अलावा और भी अगर हेड्स बनाने हो अर्निंग के, जैसे अभी और भी है ओवर टाइम। ओवर टाइम कब होता है, जो प्रोडक्शन के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे हम लोग अर्निंग हेड में लेंगे ओवर टाइम, ठीक है, इसको ओटी बोलते हैं शॉर्ट में। ये भी क्या है, अर्निंग है एम्प्लॉय के लिए, ये भी फिक्स्ड होता है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, अफेक्ट करेगा सैलरी को। हम ओटी को यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं ओवर टाइम, ठीक है। और ये जो कैलकुलेशन होगा ऑन प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के हिसाब से हम ओवर टाइम का कैलकुलेशन करते हैं। अब ओवर टाइम में पूछेगा क्या, तो प्रोडक्शन टाइप हमने बना रखा है, अटेंडेंस टाइप, वो सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने अटेंडेंस टाइप नहीं बनाए होंगे तो फिर ये
ऑप्शन नहीं आएगा, आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा ओवर टाइम। ठीक है, अब मैंने ओवर टाइम का जो टाइप लिया था उसमें कैलकुलेशन क्या रखा है, आवर ऑफ 60 मिनट्स का, तो ये अपने आप वो कैलकुलेट करेगा। इस तरीके से हम लोग ये अर्निंग हेड्स क्रिएट करेंगे। ओके, अब अर्निंग हेड के साथ साथ हमें क्या करना है, डिडक्शन हेड एम्प्लॉय के करने हैं, जैसे पीएफ डिडक्शन और ईएसआई का डिडक्शन। ठीक है, तो चलिए पे हेड्स में हम लोग डिडक्शन हेड पे चलते हैं। डिडक्शन हेड एक ही है, पे हेड का क्रिएशन एक ही जगह होगा, इसमें बस आपको पे हेड टाइप में डिफरेंस करना है कि कौन अर्निंग है और कौन डिडक्शन है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब हम लोग पीएफ डिडक्शन से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो डिडक्शन हेड होगा वो एम्प्लॉय का पीएफ डिडक्शन होगा। एम्प्लॉय का पीएफ डिडक्शन क्या होता है, तो इसका पूरा नाम ही दे दो, एम्प्लॉय पीएफ डिडक्शन @ 12%। ओके, अब ये जो है पे हेड टाइप कैसा होगा, तो ये एम्प्लॉय का क्या है, डिडक्शन है। कौन सा डिडक्शन, स्टैट्यूटरी डिडक्शन। हाँ, ये एम्प्लॉय का स्टैट्यूटरी डिडक्शन है, तो यहां से सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन, मतलब ये एम्प्लॉय के जो भी अर्निंग है उसमें से डिडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही उनको उनका बचा हुआ सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी डिडक्शन। अब यहाँ पे आपको स्टैट्यूटरी पे टाइप आपको चूज करना होता है, तो इसमें आपको पीएफ अकाउंट नंबर 1, जैसा कि ये पीएफ डिडक्शन है तो इसमें हम लेंगे पीएफ अकाउंट नंबर 1, यहाँ पे स्टैट्यूटरी टाइप में ले लीजिएगा। ये अंडर ग्रुप होगा करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी क्यों, क्योंकि इंप्लॉइज का तो पैसा इंप्लॉयर डिडक्ट कर लेगा पीएफ का, और वो पीएफ का जो पैसा होगा वो ईपीएफओ डिपार्टमेंट के उस अकाउंट में, जो एम्प्लॉय के नाम से जो अकाउंट है वहां पे उसे एम्प्लॉयर को डिपॉजिट करना होगा, और जब तक वो डिपॉजिट नहीं कर रहा है तब तक क्या है उसके लिए लायबिलिटी है। तो हम एम्प्लॉयर के बिहाफ में इसको क्या सेलेक्ट करेंगे, करेंट लायबिलिटी। अफेक्ट करेगा नेट सैलरी को, बिल्कुल करेगा, क्योंकि आपका जो भी बेस जो एवरेज जो क्या बोलते हैं ग्रॉस सैलरी जो होगा टोटल अर्निंग से, उसमें से ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है डिडक्ट कर लिया जाएगा, तो इसलिए उस पर अफेक्ट पड़ जाएगा। यस करेंगे, क्या यही वही डिस्प्ले क्या करना है, तो सिर्फ पीएफ डिडक्शन करना है, तो यहाँ से पीएफ डिडक्शन लिख सकते हैं या ऐसे ही रहने दे सकते हैं। इसमें देखो कैलकुलेशन टाइप बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो जाता है एज कंप्यूटेड वैल्यू और मंथ वाइज। अब इसमें कंप्यूट क्या करना है, तो इसमें लगाना है हमें क्या, तो हम इस पे एक स्पेसिफाइड फॉर्मूला लगाएंगे। तो पीएफ का क्या फॉर्मूला है मैं आपको यहां बता दूं, तो पीएफ का जो फंडा है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, तो पीएफ का फंडा होता है कि जो भी बेसिक आप अर्न कर रहे हैं और साथ में प्लस डीए, जो बेसिक और डीए है उसका 12% जो है आपका पीएफ डिडक्शन होगा। हाँ, मोर देन जो मोस्टली जो होगा डिडक्शन वो 1800 का होगा, ये इसमें आप कम या ज्यादा करवा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक और डीए दोनों को ऐड करके जो टोटल आएगा उसका 12%। अगर मान लेते हैं कोई ऐसा एम्प्लॉयर है जो अपने एम्प्लॉय को सिर्फ बेसिक देता है, डीए वगैरह नहीं देता है, तो उस कंडीशन में हम सिर्फ बेसिक का ही 12% कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे दोनों सीखते हैं कैसे करना है। तो एक सबसे पहले पे हेड ऐड करेंगे बेसिक, और फिर इसमें ऐड और भी करना है पे हेड, कौन सा, डीए, तो हम फिर से यहाँ सेलेक्ट करेंगे ऐड पे हेड। अगर हमें यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना होता अमाउंट को, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करते सब्ट्रैक्ट पे हेड, लेकिन ऐड करना है क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद हमें 12% करना है, तो यहाँ पे ऐड पे हेड करेंगे किसको, डीए को। अब यहाँ हमने ऐड कर दिया ना, अब सपोज करो बेसिक ही सिर्फ दे रहा है, डीए नहीं दे रहा है, तो डीए को वहां 0 मान लेगा। अब बेसिक प्लस 0 तो वही बेसिक वैल्यू आ जाएगा। ओके, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। अब यहाँ पे एप्लीकेबल डेट इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डेट ले लीजिए। अब यहाँ पे अमाउंट लेना है, तो जैसा कि प्रीवियस रूल है अब तक का जो है वो है कि अप टू 15,000 यानी 15,000 रुपए तक का टोटल बेसिक और डीए का जो टोटल है उस पे जो है 12% आपका पीएफ डिडक्शन होगा। 15,000 से ऊपर जितना भी अमाउंट होता है उसमें वैल्यू फिक्स्ड हो जाता है 1,800 का। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको कैलकुलेशन कर सकते हो कि अप टू 15,000 है तो 12% इसका, जो भी टोटल आएगा बेसिक और डीए को जोड़ने के बाद उसका 12%। अदरवाइज अगर 15,000 से ज्यादा होता है बेसिक प्लस डीए तो हमें फिक्स्ड वैल्यू रखना है 1,800 का। ओके, अब इसे सेव कर लेंगे। तो ये डिडक्शन हेड एम्प्लॉय का एक बन गया। दूसरा डिडक्शन होगा एम्प्लॉय का क्या, ईएसआई का डिडक्शन। तो हम लोग यहाँ पे एक डिडक्शन क्रिएट करेंगे ईएसआई एम्प्लॉय
ESI डिडक्शन एट द रेट इंप्लॉय का डिडक्शन कितना होता है 0.75%, 0.75%, जो कि मैंने आप लोग को पिछले सेशन में बता रखा है। टोटल 4% का होता है ESI, ठीक है, जिसमें इंप्लॉय 0.75 का इंप्लॉय का डिडक्शन होता है और बाकी 3.25 का कंट्रीब्यूशन इंप्लॉयर की तरफ से होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों ने लिया, ये क्या है, तो ये भी इंप्लॉइज का क्या है स्टैट्यूटरी डिडक्शन में आएगा, ठीक है। इंप्लॉइज का क्या होगा स्टैट्यूटरी डिडक्शन में आएगा ये भी, तो इसे ले लेंगे इंप्लॉइज स्टैट्यूटरी डिडक्शन। और ये ESI है ना, ESI यानी इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, तो यहां से हमें जो स्टैट्यूटरी पे टाइप लेना है वो देखिए पहले नंबर में ही है इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ये टाइप लेना है। ये भी करंट लायबिलिटी होगा, यस, सैलरी इफेक्ट करेगा। इसमें भी देखो एज कंप्यूटेड वैल्यू आ गया है। अब देखो जो ESI का जो डिडक्शन है, ESI की जो एप्लीकेबल होते हैं जो एम्प्लॉय, उनका टोटल अर्निंग, यहाँ पे क्या होगा, ये करंट ऑन करंट अर्निंग टोटल, क्या लेंगे हम लोग ऑन करंट अर्निंग टोटल, मतलब जितना उनका टोटल अर्निंग है बेसिक DA HRA सब मिला के उस सब का जो टोटल होगा, उस टोटल अमाउंट वो टोटल 21,000 अप टू 21,000 तक होगा, तो ही ESI का डिडक्शन या उसको ESI के लिए मेंबरशिप एप्लीकेबल बनाया जाएगा उस एम्प्लॉय को। अदरवाइज अगर 20,000 से एबव है तो वो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, उसका ESI का डिडक्शन एम्प्लॉय का नहीं किया जाएगा, ना ही उसके लिए कोई कंट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पे हम लेंगे ऑन करंट अर्निंग टोटल कंप्यूट वैल्यू में, और यहाँ पे देखो कोई अमाउंट नहीं पूछा गया आपसे, करंट अर्निंग टोटल पे गए इफेक्ट, यहाँ देखिए डायरेक्ट हमारा जो कर्सर है टैली कहां पहुंचा रहा है परसेंटेज, और यहाँ पे इसके लिए फिक्स वैल्यू भी नहीं है कितना रुपया का देना है जैसे PF के लिए, इसलिए ये डायरेक्ट परसेंटेज और वहां 0 पे चला गया। अब आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा कितना 0.75% ये लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है ना कि मैंने आप लोगों को बताया कि अभी के रूल के हिसाब से 21,000 तक का ESI का होगा, लेकिन टैली प्राइम हम लोग जैसा कि एजुकेशन मोड अभी यूज कर रहे हैं, तो जब आप सैलरी कैलकुलेट करोगे और जो हम आगे पेरोल वाउचर क्रिएट करेंगे जिसमें सैलरी का क्रिएशन होगा, उसमें ये टैली प्राइम जो है ना ESI का जो कैलकुलेशन करेगा डिडक्शन वो 10,000 अमाउंट पे ही करेगा। अगर उसका करंट अर्निंग टोटल 10,000 से किसी का एबव होगा तो उसका यहाँ पे वाउचर में पेरोल वाउचर में ESI का रिडक्शन या कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाएगा। ये टैली प्राइम एजुकेशन मोड का फंडा है कि 10,000 तक का ही वो कैलकुलेशन करेगा, लेकिन ओरिजिनल अगर आप लाइसेंस टैली यूज करोगे तो वो 21,000 तक का लेगा, उसके ऊपर का वो डिडक्शन में नहीं पार्टिसिपेट करेगा। ये याद रखिए कि हमने बताया 21,000, और जब आप एंट्री लोगे और आपने उसका करंट अर्निंग टोटल कर दिया 15,000 रुपए, और आप जब उसका ESI का डिडक्शन कर रहे हो पेरोल में तो वो डिडक्शन 0 दिखा रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ने तो बताया था, हो नहीं रहा। टैली प्राइम एजुकेशन मोड में ये सेट किया गया है कि 10,000 तक के अर्निंग टोटल पे ही डिडक्शन वाउचर में दिखाएगा, उससे ऊपर होगा तो वो नहीं दिखाएगा, लेकिन रूल 21,000 का है ये इंडियन गवर्नमेंट का। ये बाकी दूसरे पेरोल सॉफ्टवेयर में या टैली प्राइम के लाइसेंस में भी काम करेगा 21,000 पे, फिलहाल ये 10,000 पे करेगा एजुकेशन मोड टैली प्राइम में। ओके, आगे इसे अब सेव कर लेते हैं। ये तो हो गया एम्प्लॉइज का डिडक्शन हेड बन गया। अब आगे हमें क्या बनाना है, अब हमें एम्प्लॉइज के एम्प्लॉयर के अब हेड्स बनाने हैं जो कि एम्प्लॉयर की तरफ से कंट्रीब्यूट किया जाएगा उसके हेड। जैसे सबसे पहले EPF, EPS, फिर ESI कंट्रीब्यूशन, यानी कि ये जो EPF और ES है ना, EPS है, ये दोनों PF का ही हिस्सा है। मतलब PF को डायरेक्ट एम्प्लॉयर एक ही साथ नहीं करता, उसको PF में से कुछ पैसा प्रोविडेंट फंड यानी EPF में स्टोर होता है, सेव होता है, और कुछ पैसा पेंशन स्कीम में जाता है जो रिटायरमेंट के टाइम आपको काम आता है एम्प्लॉय को। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कंट्रीब्यूशन हेड में, और सबसे पहला कंट्रीब्यूशन बनाते हैं एम्प्लॉयर्स का EPF कंट्रीब्यूशन, या EPS भी कर सकते हैं, कोई भी कर लो, और सॉरी यहां नहीं करना, टैली स्क्रीन पे चलते हैं। एम्प्लॉयर्स EPS कंट्रीब्यूशन, ठीक है, और ये कंट्रीब्यूशन EPS का 8.33% का होता है, 12% में 8.33% का होता है। अब देखो ये क्या है, तो ये एम्प्लॉयर का क्या है
इंप्लॉयर के तरफ से कंट्रीब्यूट किया गया स्टेचुअरी कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे हम अर्निंग जो पे हेड टाइप लेंगे वो क्या लेंगे, इंप्लॉयर स्टेचुअरी कंट्रीब्यूशन। अब इसमें ये क्या है, ईपीएस, हमने इसको कौन सा हेड बना रहे हैं, ईपीएस के लिए। तो यहां से जो हमें टाइप सेलेक्ट करना है स्टेचुअरी कंट्रीब्यूशन का, वो टाइप करना है ये ईपीएस अकाउंट नंबर 10, ये ले लेना है। अब ये इंप्लॉयर के बिहाफ में ही हम सारा हेड क्रिएट कर रहे हैं, तो ये तो इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसके लिए ये सीधा सीधा क्या है, एक्सपेंस है, तो इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के रूप में डालेंगे हम लोग। ठीक है, अफेक्ट करेगा नेक्स्ट सैलरी को, तो नो। जो कंट्रीब्यूशन होगा एम्प्लॉयर की तरफ से उसका सैलरी में कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसको सैलरी में नहीं दिखाया जाएगा, वो आपके पीएफ अकाउंट में उसका सेविंग बढ़ेगा। तो इसलिए ये सैलरी इफेक्ट नो रखेंगे। और ये देखो अपने आप कंप्यूटेड वैल्यू हो जाता है। यहाँ पे आएंगे, इसमें लगाएंगे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या कहता है, तो जो भी बेसिक अब साथ में डीए उनका जो टोटल होगा, उन टोटल का हमें अप टू 15,000 तक, अप टू 15,000 तक हमें लेना है 8.33% कंट्रीब्यूट करना है। और जैसे ही अबव 15,000 होगा तो उसमें हमें फिक्स कर देना है, इसका फिक्स्ड अमाउंट होता है 1,249 रुपीज एंड 50 पैसे। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 1,250 रुपीज है, 1250 रुपए भी कह सकते हो। ठीक है, लेकिन ये होता है 1,249 रुपीज एंड 50 पैसे, ये आता है कैलकुलेशन का। ठीक है, तो ये आपको अमाउंट लेना पड़ेगा और इसे सेव कर लेना है। उसके बाद हम लोग बनाएंगे इंप्लॉयर्स ईपीएफ कंट्रीब्यूशन। और ईपीएफ में क्या होगा, तो जो सारे 12% में से जो बच गया 8.33 के बाद कितना, @3.67%। ठीक है, ये होगा ईपीएफ कंट्रीब्यूशन। और ये क्या है, ये भी है इंप्लॉयर्स स्टेचुअरी कंट्रीब्यूशन। अब ये क्या है, ईपीएफ प्रोविडेंट फंड, तो इसमें हम सेलेक्ट करेंगे पीएफ अकाउंट नंबर 1। ठीक है, पीएफ से रिलेटेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी इफेक्ट नहीं करेगा सैलरी को। और इसमें जो कंप्यूटेड वैल्यू होगा वो मैं बता दूं कैसे होगा, तो स्पेसिफाइड फॉर्मूला होगा। और यहां पे ना देखो क्या करना है, इंप्लॉय का जो डिडक्शन हुआ क्या, यहां देखो, यहां पे ऐड करो इंप्लॉयर का जो पीएफ डिडक्शन हुआ है ना, कितना 12% का, ये उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट कर लेना है क्या, जो भी इंप्लॉयर के तरफ से जो ईपीएस दिया गया, इंप्लॉयर के तरफ से जो ईपीएस दिया गया है, ईपीएस कितना दिया गया है 8.33%। तो ये मतलब हमें क्या करना है कि जो भी, अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा ईपीएफ कंट्रीब्यूशन का, तो जो इंप्लॉई का जो पीएफ डिडक्शन हुआ होगा, जो भी अमाउंट, उसमें से इंप्लॉयर की तरफ से जो ईपीएस का 8.33% का जो कंट्रीब्यूशन किया गया है, उन दोनों को का सब्ट्रैक्शन करेंगे, उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। और जो अमाउंट उन दोनों में से निकल के आएगा, उसका जितना परसेंट होगा, जो भी वैल्यू होगा, वो सारा 100% वैल्यू ईपीएफ में कंट्रीब्यूट हो जाएगा इंप्लॉयर की तरफ से। तो इसलिए हमने यहाँ पे सबसे पहले ऐड किया पे हेड इंप्लॉई पीएफ डिडक्शन, और फिर उसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है पे हेड को, तो हमने लिया यहाँ सब्ट्रैक्ट पे हेड। और कौन सा पे हेड सब्ट्रैक्ट करना है, ईपीएस कंट्रीब्यूशन का। ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट। अब देखो वहां पे ऊपर फॉर्मूला में आप देख रहे हो क्या बन के आ गया, तो जो पीएफ डिडक्शन है उसमें से माइनस हो रहा है ईपीएस का कंट्रीब्यूशन। अब इसका जो अमाउंट है वो हमें कोई फिक्स नहीं करना, सीधा सा हमें लेना है यहाँ पे परसेंटेज, मतलब इससे जो भी डिफरेंस आएगा उसका 100% इंप्लॉयर के तरफ से ईपीएफ में कंट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लेंगे इसे 100% एंड देन इसे सेव कर देंगे। समझ में आया? सपोज हमारा पीएफ डिडक्शन हुआ 1,000 रुपए, तो 1,000 रुपए हुआ तो उसका 8.33% इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा ईपीएस में। तो 1,000 में से वो 8.33% का जो भी अमाउंट होगा वो माइनस कर लेंगे, और उसके बाद जो बचता है अमाउंट वो इंप्लॉयर का ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन उतना अमाउंट का हो जाएगा। इस अब क्या हो गया, तो पीएफ कटा 12% डिडक्शन हुआ एम्प्लॉय का, और कंट्रीब्यूशन में भी 12% ही किया एम्प्लॉयर ने। तो इसलिए कहा जाता है, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि अरे पीएफ कट रहा, अच्छी बात है, पीएफ डबल होता है। डबल क्यों होता है, तो एक तो मेरा कटा जितना उतना ही अमाउंट
एम्प्लॉयर की तरफ से उसमें कंट्रीब्यूट करके और तब टोटल अमाउंट वहां पे आपके पीएफ का जो भी अकाउंट होगा उसमें डिपॉजिट कराया जाता है। अब ये पीएफ अकाउंट होता क्या है, तो इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे ही आप किसी एम्प्लॉयर के यहाँ ज्वाइन करोगे तो सबसे पहले अगर आपका जो बेसिक वेजेज ये सब जिस कैटेगरी का होगा उसके हिसाब से आपको एम्प्लॉयर की तरफ से आपका एक बैंक अकाउंट ओपन होगा जिसमें सैलरी आएगा। उसके बाद एक पीएफ अकाउंट ओपन कराया जाएगा जिसमें पीएफ का पैसा आपका डिपॉजिट होगा डिडक्शन वाला और कंट्रीब्यूशन वाला। अगर आपका नेट सैलरी 21,000 से नीचे है तो आपका ईएसआई का मेंबरशिप भी आपको बनवाया जाएगा जिसमें 0.75% का जो है वो डिडक्शन आपका होगा और 3.25 का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की तरफ से होगा। अभी हम उसका भी अभी बनाने वाले हैं, ठीक है। तो पीएफ का कंट्रीब्यूशन तो बन गया दोनों का, अब ईएसआई का कंट्रीब्यूशन बनेगा। तो यहाँ पे होगा ईएसआई सॉरी एम्प्लॉयर ईएसआई कंट्रीब्यूशन एट द रेट कितना 3.25%। ये होगा, ये क्या होगा एम्प्लॉयर्स स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन और इसमें हम लेंगे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्टैट्यूटरी पे टाइप एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये भी एम्प्लॉयर का एक्सपेंस है, अफेक्ट नहीं करेगा ये सैलरी को। उसके बाद कंप्यूट जब करेंगे तो इसका क्या रखना है, तो ये एक तरह से कंट्रीब्यूशन है ईएसआई का, तो इसमें हम करंट अर्निंग टोटल पे ही रखेंगे और इसमें परसेंटेज क्या रहेगा 3.25। ओके, और ये सेव कर लिया। तो इस तरह से हमने डिडक्शन और कंट्रीब्यूशन का बना लिया। उसके अलावे हमें ना कुछ एम्प्लॉयर के कुछ अलग से भी चार्जेस जो है वो कंट्रीब्यूट करने होते हैं, जैसे कि पीएफ के लिए पीएफ एडमिन चार्ज करके होता है, पीएफ एडमिन चार्ज, इसका एक पे हेड बनाएंगे। तो इसका पे हेड जो बनेगा, ये जो पे हेड टाइप होगा वो एम्प्लॉयर्स अदर चार्जेस में जाएगा, ठीक है। और ये एडमिन चार्ज अकाउंट नंबर 2 होगा स्टैट्यूटरी टाइप, और ये करंट लायबिलिटी बन जाएगा क्योंकि ये चार्जेस उसे पे करने होगा एम्प्लॉयर को, ठीक है। सैलरी इफेक्ट नहीं करेगा और इसका देखो अपने आप कैलकुलेशन आ जाएगा। ये टोटल किस पे बनेगा पीएफ एडमिन चार्ज, तो जो भी पीएफ का ग्रॉस वैल्यू होगा उस पे ये होगा और इसका कितना, तो इसमें जो चार्ज करते हैं वो 0.5% का होता है। तो यहाँ पे परसेंटेज मिलेंगे 0.5%, ठीक है। उसके अलावा एक जो चार्ज कटता है एम्प्लॉयर का वो ईडीएलआई का कंट्रीब्यूशन होता है, ईडीएलआई कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ये जो ईडीएलआई कंट्रीब्यूशन होता है ये भी 0.5% का होता है, एट द रेट 0.5%, ठीक है। ये भी एम्प्लॉय का क्या है जो है वो अदर चार्जेस में एम्प्लॉयर के अदर चार्जेस में जाता है और ये ईडीएलआई एडमिन चार्ज अकाउंट नंबर 22 में नहीं, ये एडमिन चार्ज नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का, तो ये कंट्रीब्यूशन में होगा। और अगर यही एडमिन चार्ज के रूप में जाएगा इसका तो एडमिन चार्ज के अंदर बनाएंगे, ठीक है। फिलहाल ये कंट्रीब्यूशन है इसलिए यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ईडीएलआई कंट्रीब्यूशन अकाउंट नंबर 21, ठीक है। और ये भी करेंट लायबिलिटी नो, कंप्यूटेड वैल्यू में क्या होगा ऑन पीएफ ग्रॉस, और ये भी 0.5% का होगा, ठीक है। इस तरह से ये सारे एक्स्ट्रा हेड हमने बना लिए कंट्रीब्यूशन के और एडमिन चार्जेस के। उसके अलावा हमें 2-3 पे हेड और बनाने होंगे। जो पे हेड तो होगा लेकिन वो पे हेड एज अ लेजर ट्रीटमेंट के रूप में बनाएंगे। जैसे आगे चल के जब हम सैलरी क्रिएट करेंगे, पीएफ का जो सैलरी का हम लोग अमाउंट सैलरी पेबल बनाएंगे कि कितना सैलरी पे करना है, पीएफ पेबल बनाएंगे कि कितना पीएफ पे करना है, ईएसआई पेबल निकालेंगे कितना ईएसआई पेबल करना है। तो उसके लिए कोई ना कोई हेड होना चाहिए ना जिसमें वो कलेक्ट होगा, जिसके बाद हम उसको बारी बारी से पेमेंट करते जाएंगे। तो उसके लिए हमें अलग अलग सैलरी के लिए एक सैलरी पेबल का पे हेड बनाना होगा, सैलरी पेबल। अब ये पे हेड एज अ लेजर बनाना है तो इसे हम लोग क्या बताए थे अभी शुरुआत में, नॉट एप्लीकेबल पे हेड टाइप लेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा एक लेजर टाइप बन जाएगा। और इसमें हम लोग ये क्या करेंगे, पेबल है तो कोई भी चीज पेबल होता है वो सब क्या होता है हमारे लिए लायबिलिटी होती है, तो इसे अंडर ग्रुप करंट लायबिलिटी लेंगे। उसी तरीके से पीएफ पेबल बना लेंगे क्योंकि पीएफ भी तो पे करना होगा, ये भी लेंगे नॉट एप्लीकेबल करंट लायबिलिटी। और उसके बाद एक ईएसआई पेबल नॉट एप्लीकेबल
करंट लायबिलिटी। इस तरह से ये सारे हेड्स बनके क्रिएट हो गए हैं। उसके अलावा हमें एक लेजर क्रिएट करना होगा, जो कि यहां से नहीं होगा, पे हेड से बाहर आएंगे, गेटवे टैली पे क्रिएट ऑप्शन में लेजर में जाएंगे और एक हमें बनाना है पीएफ एडमिन एक्सपेंस का लेजर। पीएफ एडमिन एक्सपेंस का एक लेजर बनाना होता है, जिसमें हम जो भी एडमिन चार्जेस लेंगे वो इसी एक्सपेंस में दिखाएंगे। पीएफ एडमिन एक्सपेंस, एडमिन चार्जेस या एडमिन एक्सपेंस। अब यहां देखो, ये नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है। पीएफ एडमिन चार्जेस क्यों दिखा रहा है? तो हमने जो अभी एक पेहेड बनाया था, मैं अल्टर में जा रहा हूं, अभी एक पेहेड टाइप बनाया था ना हम लोग, ये आ गया पीएफ एडमिन चार्जेस। ये पेहेड टाइप हमने जो बनाया था, इसकी वजह से वो लेजर नहीं बन रहा, इसमें आगे इंक्लूड कर दीजिए @0.5%। इसे सेव कर लीजिए कंट्रोल ए से। अब हम लोग क्रिएट में जाके लेजर क्रिएट कर सकते हैं, पीएफ एडमिन चार्जेस। अब देखो, अब नहीं आ रहा है, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये जो पीएफ एडमिन चार्जेस का जो लेजर बनेगा, अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे हम लोग, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी वगैरह का यहाँ कोई यूज नहीं है, इन सबको नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, जीएसटी टीडीएस को सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये सारा पे हेड क्रिएट कर लिया है। तो चलिए अल्टर में चल के एक बार आपको फिर से लिस्ट दिखा दूं मैं कि हमने क्या क्या पे हेड बनाए हैं। तो ये सारे पे हेड्स हैं। इसके अलावे भी पे हेड्स बनाए जा सकते हैं, जैसे अगर आप जिस किसी पर्टिकुलर स्टेट में जॉब कर रहे हो और वो एम्प्लॉयर उस स्टेट के गवर्नमेंट के हिसाब से आपसे एक प्रोफेशनल टैक्स भी कलेक्ट कर सकता है, उसके लिए आपसे प्रोफेशनल टैक्स का वो चार्ज करेगा। प्रोफेशनल टैक्स चार्ज करेगा तो वो एम्प्लॉय के चार्जेस, एम्प्लॉय के जो है ना सैलरी में से डिडक्ट किया जाएगा। ये मंथली भी होता है और किसी किसी स्टेट में इसे ईयरली, जैसे बिहार में ईयरली मोड पे रखा गया है इसको, बाकी दूसरे स्टेट्स में ये मंथली बेसिस पे होता है। जैसे 15,000 तक की सैलरी है तो 100 या 150 रुपए का प्रोफेशनल टैक्स होता है, उससे ऊपर के लिए 200, उससे ऊपर के लिए 250, ऐसे करके एक मिनिमम जो है प्रोफेशनल टैक्स के रूप में मंथली चार्ज स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, जो आपका एम्प्लॉयर आपसे डिडक्ट कर सकता है। तो अगर उसका लेजर, अगर आप पे हेड बनाना हो तो ये अल्टर ऑप्शन में है, हम यहीं से जा सकते हैं ना, क्रिएट, और हम लोग क्या बना लेंगे, प्रोफेशनल टैक्स को शॉर्ट में पी टैक्स लिख सकते हैं, ठीक है, पी टैक्स। अब ये क्या है, पी टैक्स आप जो बनाओगे पे हेड, उसको आप किस ग्रुप में लोगे? तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये भी एम्प्लॉय का क्या है, एक स्टैट्यूटरी डिडक्शन है, एम्प्लॉय का, सॉरी। तो यहां से हम सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन। ये जो आपको लेंगे, यहां से देखिए एक प्रोफेशनल टैक्स का यहाँ पे स्टैट्यूटरी डिडक्शन टाइप होता है, हम इसको स्टैट्यूटरी टाइप यहाँ प्रोफेशनल टैक्स लेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर, अब आपको यहाँ जो एम्प्लॉयर होगा, हाँ, उसका आपको यहाँ पे अपने एम्प्लॉयर के तरफ से जो प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट करने का उन्हें स्टेट गवर्नमेंट से अथॉरिटी मिला होगा ना। तो जैसे टैक्स टीडीएस डिडक्शन के लिए टैन नंबर मिलता है, हाँ, जीएसटी का अगर डिडक्शन करना है किसी पर्टिकुलर सेल वाउचर पे, तो उसके लिए आपके पास जीएसटी नंबर होता है। वैसे ही यहाँ प्रोफेशनल टैक्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया एम्प्लॉयर को एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जो यहाँ पे मेंशन करना होगा। चलिए मैंने सेम नंबर एक डमी दे देता हूँ, ये मैंने दे दिया। उसके बाद अंडर ग्रुप ये क्या लेंगे, तो ये भी करेंट लायबिलिटी होगा, किसके लिए, एम्प्लॉयर के लिए, क्योंकि ये टैक्स वो कलेक्ट करेगा तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अफेक्ट करेगा नेट सैलरी, तो बिल्कुल डिडक्शन है एम्प्लॉइज का, तो ये तो नेट सैलरी से तो कट जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको पूरा नाम दे देते हैं, ये प्रोफेशनल टैक्स एज कंप्यूटेड वैल्यू मंथली पीरियड में होगा। ये जो प्रोफेशनल टैक्स कैलकुलेशन होगा ऑन करेंट अर्निंग टोटल पे होगा ये, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया, किसी किसी में फिक्स्ड होता है ईयरली, मंथली फिक्स्ड है तो अमाउंट होता है, जैसे अप टू सपोज करो 15,000 तक के लिए जो है ना वो वैल्यू फिक्स है, 15,000 तक के लिए 100 रुपीज, फिर 15,000 से लेकर के 25,000 तक जो है वो वैल्यू फिक्स होगा 150 रुपीज, 25,000 से लेके और 35,000 तक जो है वो है 200 रुपीज, और 35,000 से 50,000 तक
जो है वो है 2050 रुपीज, और 50,000 से ऊपर जितना भी होगा उसमें फिक्स्ड है 300। ऐसे करके हम लोग ये प्रोफेशनल टैक्सेस के रूप में ये हम क्रिएट कर सकते हैं पे रेट। ठीक है, अगर वो ईयरली बेसिस पे होगा तो फिर यहाँ पे इनकम टैक्स के स्लैब रेट जो बनाया गया होगा उसके हिसाब से लेंगे, अप टू 2.5 लाख, 2.5 लाख टू 5 लाख, 5 लाख टू 7,50,000, इस तरीके से। ओके, तो फिलहाल इसे सेव कर लेते हैं, आप अपने स्लैब रेट के हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये सब कुछ अर्निंग हेड्स हैं जो आपको पेरोल मैनेजमेंट करते वक्त ये सारे हेड्स क्रिएट करने होंगे, अर्निंग के, डिडक्शन के, एडिशनल चार्जेस के, कंट्रीब्यूशन के, ये तमाम हेड्स। ओके, तो आज के सेशन में ये सिर्फ हेड क्रिएशन पे ही हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन हम लोग का होगा जिसमें हम लोग सीखेंगे कि अब एम्प्लॉय का कैसे सैलरी बनेगा, उसके लिए पहले अटेंडेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर अटेंडेंस का रिकॉर्डिंग कैसे होगा, फिर उसके हिसाब से उसका सैलरी डिफाइन करेंगे, एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉय वो कैसे होगा, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीखने वाले हैं। तो नेक्स्ट सेशन भी आज की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, कीप प्रैक्टिस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।